डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एमसीक्यू वीडियो सीरीज के आज श्रृंखला में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी। आप में से बहुत लोग बहुत कुछ भूल गए होंगे क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा था, लेकिन ये बात याद रखिए कि केवल एग्जामिनेशन पर्पस के लिए ही नहीं, लेकिन बीइंग ए पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएट आपको कुछ चीजें जो आप ले करके इस कोर्स के आगे आप जीवन में बढ़ेंगे, उसमें से बहुत कुछ ऐसा है जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट अस बिगिन। अबाउट 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन जो है मैंने जुटाने की कोशिश की है डिफरेंट तरह से, पॉलिटिकल थ्योरी, थिंकर्स एंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स क्या है, पावर क्या है एंड ऑल। लेट अस बिगिन। सबसे पहले यदि हम आए कि कैसे पॉलिटिक्स को डिफाइन किया है, आपको पता है कि पॉलिटिक्स का एक डेफिनेशन नहीं है। इनफैक्ट सोशल साइंस में किसी भी कॉन्सेप्ट का कोई एक मीनिंग नहीं होता है। इस मायने में ये नेचुरल साइंस से डिफरेंट है। और पॉलिटिक्स इटसेल्फ जो कॉन्सेप्ट है उसके कई मायने हैं। पॉलिटिक्स किसी के लिए जो है वो रिकंसिलेशन है, तो किसी के लिए डिस्प्यूट है, किसी के लिए गेम ऑफ पावर है, तो किसी के लिए जो है को क्रिएशन है, मिल करके कुछ कर लेना, किसी के लिए इंटरेस्ट, डिफरेंट इंटरेस्ट में कैसे बंटवारा होगा रिसोर्सेज का वो है, तो किसी के लिए गुड लाइफ ऑफ कम्युनिटी है जिसके बगैर की इंडिविजुअल अपना लाइफ नहीं लीड कर सकता है। सॉरी, मैं बहुत कुछ बोल रहा हूं, बट पॉलिटिक्स अपने आप में, आप समझिए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, यदि आप ग्रेजुएट बनेंगे तो आप एटलीस्ट आपको ये उसके जितने पैमाने हैं पॉलिटिक्स के वो आपके जहन में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सो लेट अस सी। यदि हम देखें हाना आर्डेंट, तो हैरोल्ड लासवेल, डेविड ईस्टन एंड ऑटो वान विस्मार्क, मैंने इतना लिया और कई का आप ले सकते हैं। तो इसमें से देखिए कि पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ पॉसिबल, पॉलिटिक्स इज अबाउट हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, मतलब किसको क्या मिलता है समाज में। एंड पॉलिटिक्स एज कैपेसिटी ऑफ एक्टिंग इन कंसर्ट, कंसर्ट मतलब मिल करके ग्रुप में जब आप करते हैं। पॉलिटिक्स एज अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू, मतलब कि जो वैल्यू मतलब क्या है, वॉट एवर नॉर्मेटिव वैल्यू हो चाहे जो वैल्यूएबल थिंग्स हो, उसको जो ऑथोरिटेटिव एलोकेशन समाज में कैसे की जाती है, कौन डिसाइड करता है कि किसको क्या मिलेगा, कौन डिसाइड करता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सारी चीजें पॉलिटिक्स के दायरे में आती हैं। तो सीधा देखें तो हाना आर्डेंट जो है वो कहती हैं पॉलिटिक्स एज कैपेसिटी ऑफ एक्टिंग इन कंसर्ट। तो हाना आर्डेंट का नाम आते ही आपको ये होना चाहिए कि इनका जो पावर, पॉलिटिक्स, सबका जो कॉन्सेप्ट है ये पार्टिसिपेटिव है। ये एक फेमिनिस्ट जैसा आप सोच सकते हैं, ये खुद एक वुमेन है, तो वो है। हैरोल्ड लासवेल ने एक बुक ही लिखा था कि पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। तो यहाँ पे एक ब्रूट रियलिज्म आता है पॉलिटिक्स में, किसको क्या मिलता है, कब मिलता है, कैसे मिलता है, कौन देता है। एंड डेविड ईस्टन ने ये फेमस डेफिनेशन दिया था पॉलिटिक्स एज ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू। एंड विस्मार्क, आप जानते हैं कि ये प्रूसिया के प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने कि जर्मनी को एक किया था, इन्होंने दिया था पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल। अभी भी कहा जाता है कि भाई पॉलिटिक्स में सब कुछ संभव है, तो वो इन्होंने दिया था। सो दिस इज द राइट आंसर। अब यदि देखिए पावर जो है, पॉलिटिक्स का पावर से मतलब उस तरह का नाता है जैसे कि दूध का पानी से, मतलब बिल्कुल मिला जुला हुआ है। तो जो पावर है, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है वो गेम है पावर का। एंड पॉलिटिक्स के यदि दो साइन पोस्ट यदि आप देखिए, यदि आपको दो दिखाया जाए ना कि ये है और पॉलिटिक्स है, तो एक पावर है, दूसरा इंटरेस्ट है। इसी दोनों का खेल जो है ये पॉलिटिक्स है। ऑफ कोर्स रियलिज्म में हाना आर्डेंट जैसे थिंकर के लिए तो कुछ और भी है, लेकिन रियल लाइफ में जो हम देखते हैं इंटरेस्ट और पावर, जो पावरफुल होते हैं उनका इंटरेस्ट प्रिवेल करता है, चाहे दो आदमियों के बीच में हो, वाइफ हस्बैंड के बीच हो, दो दोस्त के बीच हो, परिवार में हो, समाज में हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो। इंटरेस्ट एंड पावर। सो पॉलिटिकल थिंकर, अब पावर का भी इतने डेफिनेशंस हैं। तो लॉर्ड एक्सन, यहाँ पे देखिए मैंने लिया है, रॉबर्ट डहल लिया है, पार्सन लिया है, हाना आर्डेंट, अगेन हाना आर्डेंट यहां से लिया है। अब यहां देखिए कि डेफिनेशन देखिए, पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, ये आपने कितनी बार ही सुना होगा। रॉबर्ट, पहले आपको हम आंसर दे देते हैं फिर हम लोग डिस्कस करते हैं, ये सारे सही मैच है, पहले तो आप ये समझिए और फिर आप सिंपली इसको पढ़ लीजिएगा। मैं एक दो खेल बता देता हूं।
डहल तो डहल का जो है, रॉबर्ट डहल एक प्लूरलिस्ट थे। इनका तो वो डेफिनेशन है जो हम लोग पावर का मतलब समझते हैं कि भाई दो आदमी के बीच में एक आदमी पावरफुल है तो दूसरे आदमी को वो काम करने को मना सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है जो नहीं भी करना चाहे। सो दिस इज पावर, मतलब हम तुमसे कुछ काम करवा सकते हैं तो तुमको नहीं भी इच्छा हो तो हम पावरफुल हैं, तुम्हारे ऊपर पावर है। टैलकट पार्सल जो है वो सोशलॉजिस्ट थे, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि पावर एक मनी के जैसा है, करेंसी के जैसा है। पावर जो है वो सोसाइटी में यदि आपके पास पावर है तो जैसे आप कोई सामान खरीद सकते हो मार्केट में, वैसे ही आप बहुत कुछ पॉलिटिक्स में आप गेन कर सकते हो यदि आपके पास में पावर है। और हाना आर्डेंट तो आप जानते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, पावर इज को क्रिएशन या क्रिएटिंग एक्शन इन ए ग्रुप। मिल करके जब आप बातचीत से, डायलॉग से कुछ रियलाइज करते हो, पब्लिक रियल में कुछ मिल के कुछ कर बैठते हो, तो उसको पावर कहते हैं। हाना आर्डेंट का पावर का बहुत अलग डेफिनेशन है। इसी तरह से फोकू का देखेंगे, पावर का बिल्कुल अलग डेफिनेशन है जो पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं, और बहुत सारे पावर का, जो मैकफर्सन का पावर का बहुत ही अलग डेफिनेशन है। मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूं, लेकिन पावर के और पॉलिटिक्स के कई डेफिनेशंस आपको कंपटीशन के लिए देख लेने चाहिए। केवल मैंने एक हिंट दिया है कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी पे आते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी पे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने जुटाए हैं। अब मैं थोड़ा तेजी से चलूंगा क्योंकि पावर और पॉलिटिक्स पे काफी हम लोगों ने टाइम ले लिया। व्हाट वाज द डिमाइस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी? पॉलिटिकल थ्योरी 1950s में माना गया कि एक तरह से पॉलिटिकल थ्योरी खत्म हो चुका है, क्योंकि उस समय तक नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी थी, बिहेवियरलिज्म का उस समय रिवॉल्यूशन हुआ था, और कहा गया कि ये क्या फिलोसफिकल और वैल्यू लोडेड जो थ्योरी प्लेटो और एरिस्टोटल के जमाने से बना आ रहा है, वो सब बिल्कुल बकवास है। उसमें कोई साइंस नहीं है, इंपेरिसिज्म नहीं है, ऑब्जर्वेशन नहीं है, फैक्ट नहीं है, स्टैटिस्टिक्स नहीं है, वो साइंस जैसा नहीं है, लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं हो सकता है, वो साइंटिफिक थ्योरी नहीं है। इस तरह से इसको पॉलिटिकल थ्योरी के डिमाइस के रूप में जाना गया। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें जो 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 चीजें हैं आप देखिए कि लैक ऑफ ग्रैंड पॉलिटिकल फिलोसफर एंड थ्योरीज ड्यूरिंग सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, ये कोई सही नहीं है। क्वेश्चनिंग द वैलिडिटी ऑफ नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी बाय थिंकर्स ऑफ बिहेवियरलिज्म एंड लॉजिकल पॉजिटिविज्म 20, ये सही है। Questioning the validity of normative political theories by thinkers of behavioralism and logical positivism in the mid 20th century, 1950 के आसपास जो है, जो ये क्वेश्चन किया गया नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी को, वो था। और ये भी नहीं है कि लैक ऑफ साइंटिफिक एंड इंपेरिकल अप्रोच इन पॉलिटिकल थ्योरी ड्यूरिंग सेकेंड हाफ ऑफ 20, ये तो ऐसा नहीं है, वो तो आया। इनफैक्ट ये तो सही नहीं है, इसलिए सही इसका आंसर जो है वो है बी। विच इज नॉट करेक्ट अबाउट बिहेवियरलिज्म इन पॉलिटिकल साइंस? तो बिहेवियरलिज्म या बिहेवियरल रिवॉल्यूशन जो पॉलिटिकल साइंस में हुआ, उसके चलते ही डिमाइस ऑफ नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी कहा गया। बिहेवियरलिज्म होता क्या है? बेसिकली एक लाइन में समझिए कि ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्जर्व करके, जो आप देख सकते हैं, उससे जब पॉलिटिकल थ्योरी को आप बनाते हैं, तो ये बिहेवियरलिज्म है, जिसमें कि इंपेरिकल है। आप ऑब्जर्व करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि लोग वोट दे रहे हैं इलेक्शन में, तो आप ऑब्जर्व करें और फिर पॉलिटिकल थ्योरी बनाएं। तो इसमें से कौन सा है? देखिए, जुडिशियस बैलेंस ऑफ वैल्यू एंड फैक्ट इन पॉलिटिकल थ्योराइजेशन, ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि क्यों? बिहेवियरलिज्म जो है वो फैक्ट बेस्ड है, इंपेरिकल है, तो ये तो नहीं होगा। इसका मतलब बाकी तीनों जो है वो सही होंगे। तो आप इसको सीधा पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको वैसे नटसेल में बता दिया है कि क्या होता है बिहेवियरलिज्म। जैसे इट वाज एन अटेम्प्ट टू ब्रिंग साइंस, फैक्ट, रिग्रेस टेस्टिंग इन पॉलिटिकल थ्योराइजेशन, ये अटेम्प्ट किया इंट्यूशन को खत्म करो, एनेक्डोट, हिस्टोरिकल एनालॉजीज सबको हटाइए। पॉलिटिकल साइंस शुड बी लिमिटेड टू फिनोमेना दैट आर इंडिपेंडेंटली ऑब्जर्वेबल एंड क्वांटिफिएबल। ये सब सब मतलब एम्पिरिसिज्म की तरफ था। हु इज नॉट रिलेटेड टू बिहेवियरल रिवॉल्यूशन? अब इसमें से कौन जो थ्योरिस्ट हैं वो बिहेवियरल रिवॉल्यूशन के पार्ट नहीं है? ईस्टर्न, हाना आर्डेंट, कार्ल पॉपर, रॉबर्ट दल, आप इनको इसमें नहीं ले सकते हैं। ये काफी वैल्यू बेस्ड है। आपने अभी तक दो क्वेश्चन देख लिया सॉरी। डेविड ईस्टन जो है वो तो इसके पितामह माने जाते हैं बिहेवियरल रिवॉल्यूशन के। कार्ल पॉपर ने कहा कि कोई भी थ्योरी जो टेस्टेबल है, थ्योरी या हाइपोथेसिस, वही केवल साइंटिफिक है। जिसको आप टेस्ट ही नहीं कर सकते हो वो साइंटिफिक है ही नहीं। तो इसलिए कार्ल पॉपर भी हैं। रॉबर्ट डहल जो है प्लूरलिस्ट भी थे, बिहेवियरल रिवॉल्यूशन के भी एक पार्ट थे। इसलिए सही आंसर इसमें है बी। इसका सही आंसर है ए। ओके, लेट अस मूव।
अब अगेन जो मैं अभी आपको कह रहा था वही मैंने एक क्वेश्चन दिया है, ये बिहेवियरलिस्ट हैं और इनका कंट्रीब्यूशन क्या है इसको मैच कीजिए। तो जैसे आप देखेंगे कि फादर ऑफ बिहेवियरल रिवॉल्यूशन इन पॉलिटिकल साइंस, तो आपको एकदम याद रखना चाहिए कि ये डेविड ईस्टन है, जिन्होंने की सिस्टम थ्योरी दिया था, मैंने आपको पढ़ाया भी है। तो डेविड ईस्टन को दो बातों के लिए याद रखिए, सिस्टम थ्योरी, बिहेवियरल रिवॉल्यूशन, ये दो बात। कार्ल पॉपर को हमेशा याद रखिए इसके लिए, वो बिहेवियरलिस्ट भी थे। ओनली दोज आर साइंटिफिक थ्योरीज विच आर फॉल्सिफाइड, मतलब उनका कहना था कि यदि किसी थ्योरी को आप फॉल्स नहीं कर सकते हो टेस्ट करके, तो वो साइंटिफिक थ्योरी है ही नहीं, वो ऐसे ही आइडियोलॉजी है, कुछ प्रोवर्ब है। कार्ल पॉपर को आपको इसके लिए भी याद रखना चाहिए कि उन्होंने लिखा था एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी, जिसमें उन्होंने प्लाटो से लेकर रूसो तक की जो उन्होंने क्रिटिसाइज की थी, एक तरह के लिबरल व्यू। हैरोल्ड लासवेल, अभी आपने देखा, उन्होंने बुक लिखा था कि पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन, तो उन्होंने भी दिया है। आ, ये आप देखिए कि लैसलेट ने जो है वो तो इन्होंने ये कह दिया, मतलब पीटर लैसलेट ने डिक्लेयर कर दिया कि पॉलिटिकल फिलॉसफी या नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी डेड हो गया है, तो ये तो इससे मैच कर गया। और हैरोल्ड लैसवेल जो हैं बहुत बड़े जो हैं वो पॉलिटिकल साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, मतलब साइकोलॉजी को पॉलिटिक्स में लाना, और कंटेंट एनालिसिस मेथड उन्होंने, इसको आप पढ़ सकते हैं गूगल पे। एंड इस उन्होंने वॉर टाइम प्रोपेगेंडा का भी स्टडी किया था कि प्रोपेगेंडा कैसे पॉलिटिक्स में यूज होता है, कैसे हिटलर ने, कैसे मुसोलिनी ने, फासिज्म में प्रोपेगेंडा कैसे यूज हुआ था, एक बहुत बड़ा हथियार होता है प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स में, उसको उन्होंने स्टडी किया था। तो ये आपको मैंने मैच कर दिया है, आप इसको देख सकते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ पॉलिटिकल प्लूरलिज्म। पॉलिटिकल प्लूरलिज्म क्या कहता है? मैंने आपको बहुत बार बताया है कि सोसाइटी में बहुत सारे ग्रुप होते हैं, कोई भी ग्रुप एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट नहीं करता है, स्टेट सभी ग्रुप के बीच में रिकंसाइल करता है, हर ग्रुप अपने अपने लॉबी करते हैं गवर्नमेंट के साथ कि मेरे अनुसार से पॉलिसी बनाई, कभी कोई ग्रुप जीतता है, कभी कोई ग्रुप जीतता है, इसको प्लूरलिज्म बोलते हैं। ये अमेरिका में देखा जाता है, इंडिया ऐसे जगह पे नहीं है जहां पे कि एक ग्रुप हमेशा के लिए डोमिनेट कर सकता है। तो इसमें से कौन से प्लूरलिस्ट थ्योरिस्ट हैं, आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए रॉबर्ट डायल को, ये ग्रेट चैंपियन है प्लूरलिज्म के। तो बाकी तो ऐसे ही मैंने दिया है। माइकल सैंडल जो है वो एक कम्युनिटेरियन है। लिपसेट भी जो है, काफी जगह आप इनका नाम सुनेंगे, डेविड ट्रूमन का भी आगे हम लोग देखेंगे। तो सही आंसर इसमें है ए। अब नेक्स्ट आइए नॉर्मेटिव वर्सेस इंपेरिकल पॉलिटिकल थ्योरी। ये मैंने आपको वीडियो बनाया है, काफी लोगों ने इसको, आप लोगों ने देखा भी होगा। इसमें बेसिकली क्या है, अब ये तो बहुत लंबा चौड़ा पढ़ लीजिएगा। नॉर्मेटिव वैल्यू मतलब जिसमें कि मोरलिटी, फिलॉसफी क्या होना चाहिए, आइडियल स्टेट कैसा होना चाहिए, राज्य कैसा होना चाहिए, ये चाहिए जहां आ जाएगा वो नॉर्मेटिव है, जहां वैल्यू है। और जहां फैक्ट है, क्या है एक्चुअली, वो इंपेरिकल पॉलिटिकल थ्योरी है। तो इससे आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको आप देखिए, ये बिल्कुल गलत है कि नॉर्मेटिव अप्रोच for theorizing was adopted by political philosopher in ancient and medieval period whereas modern time, ऐसा नहीं है। मॉडर्न टाइम में भी इंपेरिकल अप्रोच अपनाया गया है, और एंशियंट टाइम, सॉरी, मॉडर्न टाइम में भी नॉर्मेटिव अप्रोच अपनाया गया है, जैसे जॉन रॉल ने अपनाया, टीएच ग्रीन ने अपनाया। और एंशियंट टाइम में भी काफी इंपेरिकल अप्रोच अपनाया गया, जैसे एरिस्टोटल ने अपनाया, इसलिए ये गलत है। बाकी तीन को पढ़ लीजिएगा, ये डिफरेंस है। हु अमंग द फॉलोइंग इज, तो इसका सही आंसर है सी। Who among the following is not one of the important theories adopting normative? अब इसमें से देखा जाए कि कौन से नॉर्मेटिव अप्रोच के नहीं प्रोपोनेंट रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जॉन रॉल जो है रहे हैं, इन्होंने 1971 में लिखा था थ्योरी ऑफ जस्टिस। आपको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि नॉर्मेटिव स्कूल ऑफ थॉट को इन्होंने, या नॉर्मेटिव अप्रोच को अपनाया मॉडर्न टाइम में। टीएच ग्रीन को भी इसमें आप याद सकते हैं। बाकी तो सब इंपेरिसिस्ट हैं, मतलब इंपेरिकल अप्रोच, कार्ल पॉपर, वन ऑफ द नॉट अडॉप्टिंग नॉर्मेटिव अप्रोच, सॉरी यहाँ पे कुछ गलत है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थ्योरीज अडॉप्टिंग नॉर्मेटिव अप्रोच, तो सॉरी यहाँ पे ये है कि कौन इसमें से नॉर्मेटिव अप्रोच नहीं अपना रहे हैं, उल्टा मैंने बोला। तो ये सही है, तो इसका मतलब कि जॉन रॉल तो अपनाते हैं, प्लाटो ने तो बिल्कुल अपनाया। प्लाटोनिक का मतलब ही नॉर्मेटिव होता है, क्या होना चाहिए आइडियल स्टेट। हाना आर्डेंट, आपको मैं तीसरी बार बता रहा हूं कि इन्होंने काफी नॉर्मेटिव अप्रोच लिया कि पावर किसको कहते हैं, मिल करके करना, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी,
पॉलिटिक्स का ही डेफिनेशन उन्होंने अलग टाइप का दिया जो कि नॉर्मेटिव अप्रोच था। और कार्ल पॉपर तो आपको मैंने बताया ये एम्पिरिसिस्ट है, इसलिए सही आंसर है इसमें बी। Who among the following is not one of the important theorists adopting supporting empirical approach? अब इसमें से कौन empiricist नहीं है? जॉन रॉल आपने अभी देख लिया कि ये तो हो ही नहीं सकते हैं empiricist, ये तो नॉर्मेटिव हैं। तो ये हैं डेविड ईस्टन होंगे, जीन बॉल ब्लांडल हैं, हैरन लासवेल हैं। तो इसलिए सही आंसर है ए। अब ये सबको आप याद भी कर सकते हैं कि ये सब ईस्टन तो उसके पितामह ही हैं या फादर हैं, ब्लांडल, हैरन लासवेल, गैब्रियल आलमैंड, ये सब सब सिडनी वर्वा एंड ऑल, ये सब आप एम्पिरिसिस्ट में मान सकते हैं। कार्ल पॉपर, रॉबर्ट डल। Who said about power that power is everywhere, emanating मतलब निकलता है, emanating from multiple sources like capillary, मतलब समाज में इस तरह से समझिए कि पावर हर जगह से जो है वो निकलते रहता है, मतलब वो यूबिक्विटस है, मतलब हर जगह पावर है, आप उससे बच नहीं सकते हैं। ये किसने कहा था? यदि आपको थोड़ा याद हो तो आपको याद होगा, ये फूको ने कहा था। फूको जो है पोस्ट मॉडर्निस्ट पॉलिटिकल थिंकर हैं। उन्होंने ये भी कहा था, जो आगे भी किसी क्वेश्चन में है, कि पावर का मायने उन्होंने ये दिया था कि पावर एक नॉर्मलाइजेशन है, कैसे इंडिविजुअल को एक सांचे में गढ़ा जाता है कि उसको गवर्न किया जा सके। जैसे कि आप कॉलेज में आते हैं तो आप एक इंडिविजुअल होते हैं, तुरंत आपको नॉर्मलाइज किया जाता है, देखो तुम्हारा एक रोल नंबर है, तुम ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो, लाइब्रेरी में ऐसे जाना है, 6 महीने के अंदर आप बिल्कुल ट्यून्ड हो जाते हैं और आपको गवर्नेबल बना दिया जाता है यूनिवर्सिटी एजुकेशन में। तो इसको उन्होंने कहा पावर, मतलब आपके ऊपर यूनिवर्सिटी का पावर आ जाता है, और वो पावर कभी आपसे मुक्त नहीं होते हैं। आप जब जॉब ज्वाइन करते हैं तुरंत आपको बना दिया जाता है, आपका ये रैंक है, आपका ये पोजीशन है, आपका ये बॉस है, आपको ये रूल मानने हैं। हर जगह पावर आपको जो है घेरे रहता है, यही जो है फूको का कॉन्सेप्ट है। तो सही आंसर है ए। Who among the following is not one of the important theorists adopting supporting historical approach? Historical approach क्या होता है? हिस्ट्री को आप लेबोरेटरी की तरह ट्रीट करते हैं, जो हो चुका है, टेस्ट केसेस है। एक जेनियोलॉजी, जीनेटिक की, देखिए ऐसे हुआ था तो ऐसे हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 क्यों हुआ था, और उससे जब आप थ्योरी निकालते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं, स्लाइसेस ऑफ हिस्ट्री, हिस्टोरिकल इवेंट। तो इन सब को यदि आप यूज करते हैं, हिस्टोरिकल अप्रोच है। आपको पता है कि मैकियावेली ने कितना ज्यादा हिस्ट्री को यूज किया अपने प्रिंस में। कार्ल मार्क्स तो हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म लिखा, जीन ब्लंडल के बारे में आते हैं। हेगल ने भी हिस्टोरिकल थेसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस के बेसिस पे अपना डायलेक्टिक जो उनका थ्योरी है वो हिस्टोरिकल है। तो जीन ब्लंडल जो है, जो कि इंपेरिसिस्ट हैं, आप यहाँ भी देख सकते हैं, इनका इससे कोई नाता नहीं है, इसलिए सही आंसर है इसमें सी। Who among the following is not one of the critic of democracy or representative democracy? मैंने और इसलिए कर दिया है कि इसमें से कुछ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के क्रिटिक हैं, मतलब जो क्रिटिसाइज करते हैं, और कुछ तो डेमोक्रेसी को ही क्रिटिसाइज करते हैं। वॉल्टर लिपमैन, सुम्पीटर, जॉन डिवी एंड रूसो। आपको एक बात पता होना चाहिए कि रूसो जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को समर्थन करते थे और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के घोर विरोधी थे। उनका कहना था कि इंग्लैंड के लोग जो हैं वो एक ही दिन डेमोक्रेसी अवेल करते हैं जब वोट देते हैं, बाकी तो वो परतंत्र है, मतलब एक तरह का वो डेमोक्रेसी में नहीं है, इसलिए रूसो तो है ही। वॉल्टर लिपमैन जो है, मैंने यहाँ लिखा भी है, उन्होंने एक बुक लिखा था पब्लिक ओपिनियन, जो 1922 में पब्लिश हुई थी, उसमें उन्होंने घोर विरोध किया था डेमोक्रेसी का। तो लिपमैन है। और सुम्पीटर ने एक बुक लिखा था कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, उसमें उन्होंने क्लासिकल नोशन जो डेमोक्रेसी का होता है, जो अभी जिसको हम लोग मानते हैं कि जो मेजोरिटी का रूल होना चाहिए, पीपल का डायरेक्ट रूल होना चाहिए, उनको उन्होंने काटा था। उन्होंने कहा था कि इस तरह से होता नहीं है, जो मासेज होते हैं वो डिसीजन नहीं ले सकते हैं, उनको इलीट को ही रूल करना चाहिए, मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के वो समर्थक थे एक तरह से, इसलिए सुम पीटर भी हैं। और जॉन ड्यूवी, जो कि एक, आपको याद रखना चाहिए कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर थे अंबेडकर जी के साथ इनका नाम जुड़ा हुआ है, वो उनको अपना फिलोसफिकल गुरु मानते थे। ये एक प्रैग्मेटिस्ट थे, प्रैग्मेटिस्ट मतलब प्रैक्टिकल हर चीज में, और ये डेमोक्रेसी के बहुत बड़े समर्थक थे, इसीलिए इसका सही आंसर है जॉन ड्यूवी, सी। हु एक्सप्लेन 3 facets ऑफ पावर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 facet ऑफ पावर मतलब, एक होता है जो रॉबर्ट डल ने कहा कि यदि ए को बी के ऊपर पावर है तो ए बी को कोई भी काम करने के लिए उसे इच्छा के विरुद्ध जो है मना सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, पावर। ये तो फर्स्ट फेसेट ऑफ पावर हुआ, फर्स्ट डायमेंशन। सेकेंड डायमेंशन पावर का क्या होता है? सेकेंड डायमेंशन पावर का ये होता है कि आप किसी मीटिंग में हैं, मतलब जहां पे कोई कॉमन
इशू डिस्कस हो रहा है, लेकिन आपको हिम्मत ही नहीं हो रही है कि आपको कुछ कहने का, और वहां कह दिया जाता है कंसेंसस से डिसीजन हो गया। ये सेकंड डायमेंशन पावर। और थर्ड डायमेंशन पावर, जिसको आप हेजोमनी भी कह सकते हैं, ग्रामस्की ने बोला, जहां पे कि जिसके ऊपर आप पावर यूज कर रहे हैं उसको पता भी नहीं चल रहा है कि आप पावर यूज कर रहे हैं। इसका सबसे क्लासिकल एग्जांपल है इंडियन कास्ट सिस्टम, जहां की मान लीजिए नीची जाति वाले अपनी मर्जी से ऊपर की जाति वालों को अपने ऊपर डोमिनेट करने दे रहे हैं। तो ये थ्री फेसेट ऑफ पावर जो है स्टीवन ल्यूक्स ने दिया था। तो ये आप याद कर लीजिए हमेशा के लिए, सी। Who among the following is not one of the proponents of participative democracy? Participative और deliberative democracy पे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं आपको। मैंने deliberative democracy पे यहाँ पे हटा दिया क्योंकि काफी क्वेश्चन हो गए थे। इसमें से कौन जो है वो नहीं है? एक आपको हाना आर्डेंट अब तक समझ में आ गया होगा, पांचवी छठी बार बोल रहे हैं, ये तो पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी के होंगे ही। बेंजामिन बाबर भी हैं, मैन्सब्रिज भी हैं, और जेएस मिल कैसे हो सकते हैं? ये तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के समर्थक नहीं थे, ये तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, और वो भी एक अलग तरह का डेमोक्रेसी जिसमें कि पढ़े लिखे लोगों को ज्यादा वोट मिले, उस टाइप के थे। तो जेएस मिल इज द राइट आंसर। बाकी सब पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी के समर्थक हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज सपोर्टर ऑफ द आइडिया ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी? आप देखेंगे तो प्लाटो, एरिस्टोटल, रूसो को तो छोड़ दीजिए, मिल, ये सब तो हो ही नहीं सकते हैं। प्लाटो और एरिस्टोटल दोनों सोक्रेट्स के शिष्य थे, और सोक्रेट को डेमोक्रेसी, एथेनियन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने उनको मौत की सजा दी थी। तो ये दोनों तो डेमोक्रेसी को अच्छा नहीं मानते थे। और जेएस मिल जो है, ये भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कभी समर्थक नहीं है, लेकिन रूसो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के समर्थक रहे हैं। इसीलिए सही आंसर है सी। Who among the following was against the idea of representative democracy? अब ये एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को कौन नकारता है इसमें से? सुम पीटर तो मैंने आपको बताया कि ये तो समर्थक हैं एक तरह के इलिटिस्ट काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के। बेंथम जो कि यूटिलिटेरियनिज्म के पितामह हैं, वो भी समर्थक हैं। रूसो आप यहाँ फिर देख सकते हैं, ये कैसे समर्थक हो सकते हैं? ये तो इसको डिराइड करते थे, इसलिए सही आंसर है सी। और जेएस मिल तो समर्थक रहे ही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेमिनिस्ट आर्ग? अब हम लोग फेमिनिज्म पे आ रहे हैं, काफी क्वेश्चन मैंने इस पे लिया है, आपको काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फेमिनिस्ट आर्गुमेंट जो है इसमें से कौन सा सही है? यदि आप देखें कि यदि आप देखें पब्लिक प्राइवेट डिवाइड हैज बीन यूज्ड टू मार्जिनलाइज वुमेन फ्रॉम पब्लिक पार्टिसिपेशन, ये जो पर्सनल और पॉलिटिकल या प्राइवेट पब्लिक का जो डिवाइड है उसको तो ये लोग बिल्कुल क्रिटिसाइज करते हैं, इसलिए ये तो सही है ही। पैट्रियार्की इज ए सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चरल डोमिनेशन दैट डिसएडवांटेज वुमेन, पैट्रियार्की के खिलाफ है ये, तो ये भी सही है। द गोल ऑफ फेमिनिज्म इज टू डिसमेंटल पैट्रियार्की एंड एस्टैब्लिश मैट्रियार्की, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं है कि मैट्रियार्की का कोई शासन लाना चाहते हैं। तो ये ऑप्शन अपने आप में ये इंडिकेट करता है कि रॉन्ग है। और ये भी आपको जानना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फेमिनिज्म का, कि जेंडर उनका मानना है कि कोई नेचुरल नहीं है। सेक्स नेचुरल हो सकता है, कोई मेल फीमेल हो सकता है, लेकिन जो वुमेन और मैन जो बनाया जाता है वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, स्टीरियोटाइप है, और उसको मेंटेन किया जाता है समाज की व्यवस्था से, सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशन, कस्टम, इवन रिलीजियन से, हिस्ट्री, मीडिया, सब उसको एक कंस्ट्रक्ट करता है कि वुमेन को लज्जा होना चाहिए, वो नाजुक होनी चाहिए, वो झुक करके चले, वो हंसे तो मुंह पे हाथ रख ले, और वो बहुत ज्यादा डोमिनेट ना करे, केयरिंग हो, बच्चों को पाले, इमोशनल हो। ये सब जो स्टीरियोटाइपिंग बनाया जाता है, अभी जो है ये माना जाता है फोर्थ वेव फेमिनिज्म में कि एक जेंडर जो है वो एक कंटिन्यूअम है। यहाँ पे एकदम एक आप मैस्कुलिन जो है ट्रेड देख सकते हैं, यहाँ पे फेमिनिन देख सकते हैं, और जो एक आदमी होता है, चाहे मैन हो या वुमेन हो, वो यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी हो सकता है। एक कोई मैन भी जो है, मैन यहाँ हो सकता है, लेकिन मैन यहाँ भी हो सकता है, काफी फेमिनिस्ट एट्रीब्यूट भी उसमें हो सकते हैं। और एक वुमेन भी यहाँ हो सकती है, इसमें काफी मैनली एट्रीब्यूट हो। तो ये जो मैन और वुमेन को जो बांट दिया गया कि जो फीमेल सेक्स होंगी वो इधर ही होंगी, मेल सेक्स जो होगा मेनलेंस दिखाएगा, इसको वो लोग काटते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इतना टाइम दिया इसमें। तो इसका सही आंसर क्या है? सी। सी गलत है। अब यहाँ देखिए फेमिनिस्ट थिंकर और उनका जनरेशन, आपको पता है कि अब तो फोर्थ वेव भी कहा जाता है, मैंने यहाँ नहीं दिया है, थर्ड वेव तक आपको पता होना चाहिए। तो ये और ये कौन किस वेव की है, ये इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट मैंने आपको पढ़ाया, आपको पता है कि ये फर्स्ट वेव फेमिनिस्ट हैं। इसका पीरियड भी आपको याद रखना चाहिए, यहाँ मैंने लिख दिया है। देन साइमन डे बेवर जो हैं वो सेकेंड वेव की सबसे बड़ी मानी जाती हैं।
जो कि 1960s में शुरू हुआ, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि 1960s से। और थर्ड वेव जो कि 1990 से 2010 तक माना जाता है, उसमें एव एंसलर हैं और रेबेका वॉकर भी हैं, ये दोनों ही थर्ड वेव के हैं। देन यहाँ देखिए कि कुछ बुक्स जो ये लिखे हैं इससे भी काफी क्वेश्चन पूछते हैं। मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट का आपको पता है विंडिकेशन ऑफ राइट टू वुमेन है। सिमन डे वेवर ने लिखा था द सेकंड सेक्स, जिसमें उन्होंने कहा था कि वुमेन आर नॉट बोर्न, दे आर मेड। केट मिलेट जो है, केट मिलेट, ये काफी इन्फ्लुएंशियल हैं सेकेंड वेव में, जिन्होंने लिखा था सेक्सुअल पॉलिटिक्स। और रेबिका वॉकर थर्ड वेव में, जिन्होंने एस्से लिखा था बिकमिंग द थर्ड वेव, उसी से थर्ड वेव कहा भी जाता है। Who among the following is not one of the proponent of liberal feminism? आपको पता है कि जो फर्स्ट वेव फेमिनिज्म था वो एक तरह का लिबरल फेमिनिज्म था, जो अभी भी चलता है, जिसमें कि एक तरह से इक्वलिटी वुमेन को मिले, पब्लिक स्पेस में राइट टू वोट मिले, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट वुमेन को मिले, मतलब मर्द वुमेन बराबर हो। लेकिन उन्होंने बहुत कोई वो रेडिकल नहीं है कि वो चोट नहीं करते हैं पूरे एग्जिस्टिंग व्यवस्था पे, उसको लिबरल फेमिनिज्म आप कहते हैं। इसमें से कौन नहीं है? जेएस मिल देखिएगा तो बिल्कुल लिबरल फेमिनिस्ट हैं वो। हैरियट टेलर उनकी पत्नी थी, वो भी लिबरल फेमिनिस्ट है। मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट वैसे तो बहुत रेडिकल थी, लेकिन चूंकि फर्स्ट वेव में है इसको भी मान सकते हैं। सिमन डे वेवर मैंने आपको बताया ये तो रेडिकल फेमिनिस्ट है सेकंड वेव में, इसलिए सही आंसर है इसमें डी। हैरियट टेलर मैंने आपको बता ही दिया कि ये इन्होंने को ऑथर किया था द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, जो कि जेएस मिल ने लिखा है, वो अपनी पत्नी हैरियट टेलर के साथ मिलकर उन्होंने लिखा था। Next question. Who among the following is credited to have popularized the feminist slogan personal is political? आपको पता है मैंने कितनी बार कहा है personal is political। इसका मायने क्या होता है कि जो पर्सनल जो आप डोमिनेंस झेलती हैं वुमेन, उसका जो फैक्टर है वो सोसाइटी के सोशल स्ट्रक्चर में है, मतलब वो पब्लिक स्पेस में है। ऐसा नहीं है कि परिवार में यदि मैन उस पर डोमिनेट कर रहा है तो ये पर्सनल मैटर है, ये मैटर बेसिकली पॉलिटिकल है, मतलब जो पॉलिटिकल अरेंजमेंट समाज ने बना रखा है उसी का ये मैनिफेस्टेशन है परिवार में। तो इसको किसने कहा था? इसको कहा था कैरोल हैनिस ने। कैरोल हैनिस ने एक एस्से लिखा था पर्सनल इन पॉलिटिकल। वैसे मतलब कई लोग कहते हैं कि इसके पहले भी कुछ लोगों ने यूज किया था, लेकिन इन्होंने इसको पॉपुलराइज किया था, इसलिए आप इसको पॉपुलराइज वर्ड है। 1970 में उन्होंने एक बुक लिखा था, एस्से लिखा था पर्सनल इज पॉलिटिकल। सो सही आंसर है ए। व्हाट डज द कॉन्सेप्ट डायलेक्टिक मीन इन मार्क्सिज्म? आपको मैंने पढ़ाया है डायलेक्टिक। डायलेक्टिक क्या होता है? खिंचाव, मतलब किसी चीज के अंदर में खुद ही जो वो है उसके अंदर ही उससे अपोजिट का बीज छिपा हुआ है, तो इसको डायलेक्टिक बोलते हैं। मतलब अपने अंदर ही अंतर विरोध को रखना डायलेक्टिक है। अंतर विरोध, दो चीजों के बीच में कंट्राडिक्शन, जो एक दूसरे को अलग अलग डायरेक्शन में ले जाते हैं, इसलिए ये को एग्जिस्टेंस ऑफ कंट्राडिक्शन है। बाकी तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है कंफ्यूज करने के लिए, क्लास स्ट्रगल, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, कांस्टेंट स्ट्रगल एंड ऑल। तो सही आंसर है ए। इन मार्क्सियन फिलॉसफी मोड ऑफ प्रोडक्शन कैन बी रफली इक्वेटेड विथ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन और कई जगह पूछा गया है कि मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है ये क्या है? फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है या रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है? फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन क्या हुआ? मतलब टेक्नोलॉजी, मशीन, फैक्ट्री, कैसे आप सबको जुटाते हैं, लैंड, दीज आर फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है कि जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो कैपिटल लगा रहे हैं, उन सब का रिलेशन कैसा है, सोशल रिलेशन। एंड बोथ द अबव मींस ऑफ प्रोडक्शन, तो ये सही है बोथ द अबव, मतलब कि फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन प्लस रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन इज मींस ऑफ प्रोडक्शन। इसको आप याद कर लीजिए, ये कई जगह आपको हेल्प करेगा। What does the concept alienation means in Marxism? Alienation मैंने आपको पढ़ाया। alienation एक तरह का एक इंस्ट्रैंजनमेंट है, इंग्लिश में एक वर्ड है, मतलब इसका मतलब हिंदी में यदि आप कहिए तो एक अलगाव की भावना, मतलब अगेन वो खिंचाव भी कह सकते हैं। किसी चीज से आपको यदि विरक्ति हो, मतलब किसी चीज से आप जुड़ाव महसूस ना करें, मतलब आपको वो अजनबी सा दिखे, तो उसको एलिनेशन बोलते हैं। मतलब किसी को देख के यदि आपके चेहरे पे भौएं तन जाए तो एलिनेशन है। तो इसमें से देखिए क्या एंटागोनिस्टिक रिलेशन बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड लेबर क्लास, क्या ये एलिनेशन है? एक्चुअली एलिनेशन ऐसा नहीं है, मार्क्स ऐसा नहीं बोलते कि लेबर और कैपिटल क्लास में एलिनेशन है। कंट्राडिक्टरी रिलेशन बिटवीन वेज रेट एंड एक्सेस प्रोडक्शन इन कैपिटलिस्ट सिस्टम, ऐसा भी नहीं है।
ऑफ कोर्स इसको वो कहते हैं कि चोरी है वेज का कैपिटलिज्म, लेकिन एलिनेशन नहीं है। एक कंडीशन ऑफ ऑपरेशन अराइजिंग फ्रॉम लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर प्रोडक्टिव एक्टिविटी इन कैपिटलिस्ट सिस्टम, यस। बेसिकली कैपिटलिस्ट सिस्टम में जो लेबर क्लास होता है वो जिस तरह से प्रोडक्शन में शामिल होता है, वो उसको उस प्रोडक्ट से, प्रोडक्शन प्रोसेस से, अपने फेलो वर्कर से और अपने आप से उसको विलगाव पैदा या एलिनेशन पैदा करता है। यही मार्क्स का कॉन्सेप्ट है एलिनेशन का, मतलब वो ऑटोनॉमी लूज कर जाता है। तो ये आंसर है सी। विच इज नॉट ए टाइप ऑफ एलिनेशन आइडेंटिफाई बाय मार्क्स। मार्क्स ने 4 टाइप का एलिनेशन को आइडेंटिफाई किया था, उसमें से कौन सा नहीं। एलिनेशन फ्रॉम प्रोडक्ट ऑफ लेबर, मतलब जो प्रोड्यूस करता है उसी से एलिनेट हो जाता है, तो ये तो है। एलिनेशन फ्रॉम द एक्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो लेबर प्रोसेस होता है, जो जो स्पेस है जैसे वो करता है काम, जो जो उसका वर्क का इन्वायरमेंट है, उन सब से वो एलिनेट हो जाता है, यस। एलिनेशन फ्रॉम स्पेसीज बीइंग, मतलब अपने आप से एलिनेट हो जाना, जो ह्यूमैनिटी है वो डीह्यूमनाइज हो जाता है, ये भी है। और एलिनेशन ऑफ लेबर क्लास फ्रॉम कैपिटलिस्ट, मैंने पहले भी कहा कि इसको आप नहीं कह सकते हैं, वैसे तो इन दोनों में एंटागोनिज्म है, झगड़ा है, लेकिन एलिनेशन नहीं कह सकते हैं। सो सही आंसर है डी। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, which best sums up historical materialism of Marx। देखिए मैंने आपको पढ़ा है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, पहले इसमें दो वर्ड है, हिस्ट्री है तो हिस्टोरिकल है, और मटेरियलिज्म मतलब कि जो मटेरियल मतलब आइडिया नहीं, जो चीजें ठोस हैं जिसको आप छू सकते हैं उसकी बात कर की जा रही है। यहाँ पे देखिए चेंजेज इन इकोनॉमिक बेस, जिसको कि मोड ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया। ऑफ सोसाइटी ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, क्या ये है कि बेस जो है वो सुपर स्ट्रक्चर को चेंज करता है। हिस्ट्री में ड्राइविंग फोर्स ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इज परपेचुअल क्लास स्ट्रगल, क्या ये है कि बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट का जो हिस्टोरिकल जो स्ट्रगल रहा है वही हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है। क्या ये बोथ द अबव है? अ, ये तो खैर सॉरी, ये कॉपी पेस्ट का प्रॉब्लम है। हिस्टोरिकल प्रोग्रेस, हिस्ट्री प्रोग्रेसेस थ्रू इवोल्यूशन ऑफ आइडिया बाय नोशन ऑफ थेसिस एंटीथेसिस सिंथेसिस है क्या? तो पहले तो समझिए कि ये जो है हेगल ने दिया था, ये मार्क्स ने दिया ही नहीं था, और वो आइडिया का हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल जर्नी था, इसलिए ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये दोनों ही है, इसलिए सही आंसर है सी। मतलब कि हिस्टोरिकल मेटरलिज्म क्या है कि मार्क्स कहते भी हैं कि हिस्टोरिकल प्रोग्रेशन कुछ भी नहीं है, वो हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल है। तो जो क्लास स्ट्रगल से जो समाज आगे बढ़ता है वही हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म है, यही दोनों पॉइंट उसको मैनिफेस्ट करते हैं। Which of these does not belong to Marxist school of thought? यदि आप इसमें से देखें कौन नहीं है, तो ग्रामस्की तो बिल्कुल है, इन्होंने हेजमनी का कॉन्सेप्ट दिया था। सैंडल पे हम लोग आते हैं, रोजा लग्जमबर्ग एक फेमिनिस्ट भी हैं और मार्क्सिस्ट भी हैं, और एम एन रॉय तो जिन्होंने कि इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, सीपीआई की, तो ये कैसे मार्क्सिस्ट नहीं हो सकते हैं। माइकल सैंडल एक कम्युनिटेरियन है, कम्युनिटेरियन मतलब क्या होता है, जो कि कम्युनिटी फीलिंग को सपोर्ट करते हैं। ऑफ कोर्स वो लिबरल हैं लेकिन कम्युनिटेरियन है, तो इसलिए सही आंसर इसमें बी, ये मार्क्सिस्ट नहीं है। विच ऑफ these थोड़ा लैंग्वेज है, डज पॉलिटिकल थिंकर, विच ऑफ दिस पॉलिटिकल थिंकर इज नॉट रिलेटेड टू लिबर्टेरियनिज्म। लिबर्टेरियनिज्म क्या है? ये एक तरह का मॉडर्न टाइम में जो क्लासिकल लिबरलिज्म है लॉक का, उसको फिर से जिंदा करना है। मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी को एकदम बिल्कुल इनवायलेबल राइट बनाना, स्टेट मिनिमल होना, टैक्स बहुत कम होना, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एकदम सुपर होना, स्टेट का रोल कम, मार्केट का ज्यादा, जिसको नियो लिबरलिज्म भी आप कह सकते हैं, उसको लिबर्टेरियनिज्म कहते हैं। अब इसमें से कौन रिलेटेड नहीं है? टीएच ग्रीन जब भी आया तो आप याद कीजिए ये बहुत ही इथिकल एंड मोरल लिबरलिस्ट हैं, तो इसलिए ये कभी लिबर्टेरियन हो नहीं सकते हैं। नॉजिक जो है इसके एक तरह के फादर कह सकते हैं। हयाक, हयाक और नॉजिक जो हैं वो लिबर्टेरियनिज्म के दो पिलर्स हैं, और मिल्टन फ्रेडमैन थर्ड पिलर कह सकते हैं, इसलिए सही आंसर है टीएच ग्रीन ए। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए। Which of these does not belong to critical thinkers of Frankfurt School? ये थोड़ा सा ऑफ ट्रैक है, आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन आपको ये पूछते हैं। ये क्रिटिकल अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी है,
एक समय में जब मार्क्स लेके आए थे तो उनको भी क्रिटिकल थ्योरी बोलते थे। क्रिटिकल थ्योरी क्या होता है? जो कि एग्जिस्टिंग थ्योरी, जो मेन स्ट्रीम थ्योरी है, उस पर क्वेश्चन करते हैं, समाज की जो व्यवस्था है उसको बदलना चाहते हैं, तो उस तरह के थ्योरी को क्रिटिकल थ्योरी बोलते हैं। मेन स्ट्रीम थ्योरी ये होता है जो कि समाज में सुधार लाना चाहते हैं, लेकिन वो सब कुछ को बदलना नहीं चाहते हैं, सबको क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। जैसे लिबरलिज्म है, कंजर्वेटिज्म है, सोशल डेमोक्रेसी है, ये सब जो है वो मेन स्ट्रीम थ्योरी। अब इवन मार्क्सिज्म को भी मेन स्ट्रीम ही माना जाता है, और क्रिटिकल से वो हट गए हैं। क्रिटिकल में अब जो है फेमिनिस्ट को कह सकते हैं, पोस्ट कॉलोनियल कह सकते हैं, एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट कह सकते हैं, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कह सकते हैं, इन सब को कह सकते हैं। तो फ्रैंकफर्ट स्कूल जो है, फ्रैंकफर्ट जो है जर्मनी में एक जगह है, वहाँ पे जो जो कॉलेज है उसमें जो है ये बना था फ्रैंकफर्ट स्कूल। अब तो लगभग बिखर गया है। वहाँ पे बहुत सारे फिलोसफर जो हैं वो हेगेल और मार्क्स इन सब से प्रभावित थे, लेकिन उसको क्रिटिसाइज भी करते थे। तो उन्होंने अभी बहुत सारा काम किया है, वो फ्रैंकफर्ट स्कूल कहलाता है, जिसके कि मैंने यहाँ लिख दिया है, ये सब उसके मेंबर्स रहे हैं। उसमें से, इसमें से कौन नहीं है, मैंने बहुत ज्यादा आपको कह दिया, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये सब हैं, हर्बर्ट मार्क्यूज, एरिक फ्रॉम, रोजा लग्जमबर्ग इसके नहीं है, इसके पार्ट हैबरमास। तो ये सब तो क्रिटिकल थ्योरिस्ट ये सब हैं। बाकी भी यहाँ देख लीजिए, सब क्रिटिकल, कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए सही आंसर है इसमें सी। यहाँ 3 लिखा है, इसको सी मान लीजिए। विच ऑफ दिस इज नॉट वन ऑफ द कोर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म? आपको पता है कंजर्वेटिज्म, मैंने आपको पढ़ाया भी है, जो कि आपको कंजर्वेटिव पार्टी भी है बहुत जगह, ब्रिटेन में है, जर्मनी में है, अमेरिका में है। तो कंजर्वेटिज्म इसमें से देखिए, प्रिजर्विंग आइडियाज, इंस्टीट्यूशन एंड ट्रेडिशन, ओनली ग्रेजुअल एंड कैलिब्रेटेड चेंज अलाउड, यही कंजर्वेटिज्म है। ऑर्गेनिक सोसाइटी का कॉन्सेप्ट ये मानते हैं कि सोसाइटी जो है एक ऑर्गेनिक इंटिटी के जैसा है। उसका एक पार्ट को यदि हम काट देंगे, कोई ट्रेडिशन को हम छोड़ देंगे, तो सोसाइटी में बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। एक हजारों साल का विजडम से हमारा प्रेजेंट जो है कस्टम ट्रेडिशन बना है, उसको चेंज नहीं किया। तो ऑर्गेनिक सोसाइटी का है, हिरार्की, ऑर्डर, ऑथोरिटी को ये लोग प्रिजर्व रखना चाहते हैं। और स्टेट एज नेसेसरी एविल, क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। स्टेट को बहुत वैल्यू देते हैं। कंजर्वेटिव मानते हैं कि स्टेट का बहुत बड़ा रोल है सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने में, इसलिए सही आंसर है डी। विच ऑफ दीज डज नॉट बिलोंग टू कंजर्वेटिज्म? अब इसमें से कौन थ्योरीज जो है कंजर्वेटिज्म या स्कूल ऑफ थॉट के बिलोंग नहीं करते हैं? लॉजिक कैसे हो सकते हैं? ये तो लिबर्टेरियन है, तो यही सही आंसर है। बाकी आप देखिए, डेविड ह्यूम, एडवर्ड बर्क एंड माइकल ऑक्सेट, ये सब सब जो है कंजर्वेटिस्ट हैं, इसलिए आप सबको याद कर लीजिए। खास के ऑक्सेट आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस यहाँ पे। बर्क एंड ह्यूम भी बहुत बड़े ये लोग जो हैं कंजर्वेटिस्ट रहे हैं, तो इन तीनों को याद कर लीजिए। विच ऑफ दीज डज नॉट बिलोंग टू द पोस्ट मॉडर्निस्ट स्कूल ऑफ थॉट? पोस्ट मॉडर्निज्म मैंने आपको पढ़ाया है, वो कई तरीके से आप उसको सोच सकते हैं। मॉडर्निज्म को काटते हैं, उनके लिए कोई भी ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं है, सभी कुछ सोशल कंस्ट्रक्शन है, जो देखने वाले के नजरिए पे ट्रूथ डिपेंड करता है। तो इस तरह से जो है वो स्कूल ऑफ थॉट एक क्रिटिकल स्कूल ऑफ थॉट है। इसमें कौन इसके नहीं पार्ट है? तो डेरिडा तो बिल्कुल हैं, जिन्होंने लैंग्वेज पे, या जिसको कि डीकंस्ट्रक्शन बोलते हैं, कि लैंग्वेज में उनका कहना था कि किसी भी वर्ड का कोई ऑब्जेक्टिव मीनिंग नहीं है। मैंने आपको बहुत बार एग्जांपल दिया है, जल्दी, हिंदी में इसका कोई ऑब्जेक्टिव मीनिंग नहीं है। जल्दी का मीनिंग, आप कहते हैं किसी को कि ये काम जल्दी कर लेना, वो सोच सकता है कि ये काम 6 महीने में करना है, ये भी सोच सकता है कि ये काम 6 मिनट में करना है। तो किसी भी वर्ड का किसी लैंग्वेज में मीनिंग जानने के लिए आपको पूरा उस लैंग्वेज के दूसरे वर्ड से और उसके कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा, तब उसका मीनिंग होगा, ये डेरिडा कहना था। माइकल फुको भी जो है पोस्ट मॉडर्निस्ट है। मैंने आपको अभी बताया कि पावर को कैसे उन्होंने डिफाइन किया, नॉर्मलाइजेशन और सब्जेक्ट बनाना गवर्नेबिलिटी के लिए, ये मैंने आपको बताया। रोलैंड डॉर्किन, जिन्होंने कि रिसोर्स इक्वलिटी दिया था, मैंने आपको पढ़ाया है, ये तो लिबरल हैं, इसलिए ये हो ही नहीं सकते हैं। और फेडरिक नीजे को भी आप पोस्ट मॉडर्निस्ट मान सकते हैं, एक निहिलिज्म टाइप का, मतलब कुछ भी नहीं, नॉर्मलेसनेस, वैल्यूलेसनेस। तो इसलिए सही आंसर इसमें है सी, रोनाल्ड डॉर्किन। ऑड वन आउट है। विच वन ऑफ दिस डज नॉट बिलोंग टू पोस्ट मॉडर्निज्म? अब इसमें आप देखें तो मैंने इसलिए दिया है कि कई जगह आप कंफ्यूज करेंगे। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म लिखा रहेगा तो आप सोचेंगे कि ये क्या पोस्ट मॉडर्निस्ट है या नहीं है। डीकंस्ट्रक्टिविज्म मैंने अभी आपको पढ़ाया, डेरिडा इससे जुड़े हुए हैं, तो ये भी पोस्ट मॉडर्निज्म है। और क्रिटिकल थ्योरी जो फ्रैंकफर्ट स्कूल का मैंने बताया, वो भी पोस्ट मॉडर्निज्म है। ये सब पोस्ट मॉडर्निज्म ही है। पोस्ट मॉडर्निज्म एक अम्ब्रेला है, उसके अंदर में पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म आता है, डीकंस्ट्रक्टिविज्म आता है, देन क्रिटिकल थ्योरी भी आता है,
सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म भी आता है, ये सब सब इसके अंदर में आता है, इसलिए सही आंसर इसका है नन ऑफ द अबव, डी। विच ऑफ दीज डज, फिर यहाँ पे रॉन्ग लैंग्वेज है, विच ऑफ दीज पॉलिटिकल थिंकर इज नॉट रिलेटेड टू कम्युनिटेरियनिज्म। कम्युनिटेरियनिज्म आपको मैंने बताया कि ये कम्युनिटी के फीलिंग को जो है इंडिविजुअलिज्म के ऊपर तवज्जो देते हैं, तरजीह देते हैं। तो इसमें से कौन से नहीं है, ये लोग क्रिटिक रहे हैं, जो लिबरलिज्म में जो एक्सेस इंडिविजुअलिज्म है उसके ये लोग क्रिटिक रहे हैं। तो माइकल वॉल्जर, मैकलिंटायर एंड सैंडल, ये सब सब इसके चीफ प्रोपोनेंट हैं। कम ये तो रट लीजिए इसको, वॉल्जर, मैकलिंटायर, सैंडल। जॉन रॉल जो है बिल्कुल नहीं माने जा सकते हैं, इनफैक्ट ये लोग जॉन रॉल का क्रिटिक हैं, कम्युनिटेरियन क्रिटिक टू जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये हैं वॉल्जर, मैकलिंटायर, सैंडल। चार्ल्स टेलर को भी आप कम्युनिटेरियन में आप रख सकते हैं, एक चौथा नाम भी मैं आपको बता रहा हूं। द नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ लिबरलिज्म। आप तो पता है दुनिया लिबरलिज्म की है, वही अभी रूल कर रहे हैं पूरी दुनिया में। इसमें से कौन सा नहीं, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी तो है ही बिल्कुल। इंडिविजुअल, इसमें यह माना जाता है कि हर इंडिविजुअल को ये ऑटोनोमस हक है कि वो ये डिसाइड करे कि उसके लिए क्या अच्छा है, इसी को मतलब व्हाट इज द गुड लाइफ। कॉन्सेप्शन ऑफ गुड लाइफ जो है कोई एक इंडिविजुअल के लिए दूसरा तय नहीं करेगा, राज्य, स्टेट, समाज नहीं करेगा। तो ये इंडिविजुअल ऑटोनॉमी है। स्टेट एज सुप्रीम मोरल इंस्टीट्यूशन रिक्वायर्ड फॉर फुलफिल्ड इंडिविजुअल लाइफ, ये कैसे ये मान सकते हैं, ये तो मानेंगे ही नहीं। तो मोरल प्राइमेसी ऑफ क्लेम ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट क्लेम ऑफ सोशल कलेक्टिविटी, यस, ये जो है सोशल कलेक्टिविटी का क्लेम नीचे है, इंडिविजुअल का क्लेम ऊपर है, इसलिए राइट वर्सेस गुड में या कॉमन गुड में राइट को ये ऊपर रखते हैं। मेलियोरिस्टिक है, मेलियोरिस्टिक का मतलब ये है कि ये बिलीव करता है लिबरलिज्म की सोशल इंस्टीट्यूशन और पॉलिटिकल अरेंजमेंट को लगातार इंप्रूव किया जा सकता है, इसको आमूल चूल फेंक देने की जरूरत नहीं है, मतलब क्रिटिकल नहीं है। इसलिए सही आंसर इसमें क्या है, बी। विच ऑफ दीज पॉलिटिकल थिंकर डज नॉट बिलोंग टू लिबरलिज्म। अब इसमें देखेंगे रोलार्ड डॉर्किन, जिन्होंने की रिसोर्स इक्वलिटी पर मैंने बताया भी कॉन्सेप्ट दिया है, वो बिल्कुल एक लिबरलिस्ट हैं। टॉकवेल, जिन्होंने की डेमोक्रेसी इन अमेरिका लिखा, बहुत बड़े एक लिबरल थिंकर जैसे आप कह सकते हैं। थॉमस हॉब तो लिबरलिज्म के ग्रैंडफादर कहलाते हैं। फेडरिक नीजे, मैंने आपको बताया निहिलिज्म को के एक तरह से हैं, गॉडलेसनेस, वैल्यूलेसनेस, नॉर्मलेसनेस, तो इसको आप पोस्ट मॉडर्निस्ट कर सकते हैं, लिबरलिज्म तो नहीं कर सकते, इसलिए डी सही आंसर है। विच ऑफ दिस इज नॉट वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड मॉडर्न। अब देखिए क्लासिकल मॉडर्न लिबरलिज्म का क्या फर्क है। आप मॉडर्न लिबरलिज्म जैसे ही मैं बोलूं तो आपको जॉन रॉल याद आने चाहिए, टीएच ग्रीन याद आने चाहिए। ये लोग इथिकल मोरल फेस हैं मॉडर्न टाइम में, 70s 80s में लिबरलिज्म के, जो कि कहते हैं कि नहीं, वो जो क्लासिकल लिबरलिज्म था जहां स्टेट को बिल्कुल एक नेसेसरी इविल माना जा रहा है, प्रॉपर्टी बिल्कुल एकदम इनवायलेबल है, कोई टैक्स नहीं लगाना है, उस तरह का बात नहीं करनी चाहिए हमें। और यूनिवर्सलिज्म की बात नहीं करनी चाहिए, कल्चरल रिलेटिविज्म, कल्चर मल्टीकल्चरलिज्म, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ये सब की बातें होनी चाहिए। वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, स्टेट का रोल होना चाहिए, मिनिमल रोल नहीं होना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे क्या क्या डिफरेंस है क्लासिकल और जो लिबर्टेरियन है, जो मैंने आपको बताया नियो लिबरलिज्म, वो क्लासिकल के ज्यादा करीब चला जाता है। और जो मॉडर्न लिबरलिज्म है वो सोशल डेमोक्रेसी के करीब चला जाता है, जो कि यूरोप के काफी कंट्री, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सब अपनाते हैं। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि क्या है। तो क्लासिकल मिनिमल स्टेट बोलता है, ये वेलफेयर स्टेट। क्लासिकल यूनिवर्सलिज्म बोलता है, तो ये मल्टीकल्चरलिज्म, कल्चरल रिलेटिविटी को एक्सेप्ट करता है। क्लासिकल इंडिविजुअलिज्म है, तो ये कम्युनिटेरियनिज्म है, सही है। और क्लासिकल ज्यादा है कम्युनिटेरिज्म की तरफ। क्लासिकल इन वायलेबल प्रॉपर्टी राइट, मतलब कोई नहीं छीन सकता ऐसा प्रॉपर्टी राइट। और मॉडर्न जो है अलाउ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो आप ये देखें तो इसको आप इसमें सबसे रॉन्ग आंसर मान सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मॉडर्न जो है वो कम्युनिटेरियनिज्म की तरफ चले गए। इंडिविजुअलिज्म अभी भी मॉडर्न और क्लासिकल दोनों को जोड़ता है। ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा कम्युनिटी की तरफ जाते हैं, लेकिन कम्युनिटेरियन नहीं कर सकते, इसलिए सही आंसर है सी। बाकी सब उससे बेहतर ऑप्शन है। आपको यहाँ पे एक ट्रिक जरूर बताना चाहेंगे। कई बार आप कंफ्यूज होते हैं कि सर ये भी लगता है कि कम्युनिटेरियन भी तो सही है। सही हो सकता है कि चारों आंसर में कुछ कुछ सही बातें हो, आपको बेस्ट आंसर चुनना है। इनफैक्ट कई जगह ये लिखा रहता है कि चूज वन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव, ये ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट वन ऑफ द ओनली करेक्ट अल्टरनेटिव। Who among the following considered democracy as nothing more than periodic election and or
An ordinary citizen beyond the act of voting should have no role in shaping policy। एक बहुत इलिटिस्ट व्यू है कि एक बार आप वोट दे दीजिए फिर चुपचाप बैठ जाइए, अपने रिप्रेजेंटेटिव को काम करने दीजिए। इस तरह का व्यू किसने रखा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए? तो आपको एकदम इसको याद कर लीजिए, सुम पीटर। मैंने इनका बुक भी बताया है, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी। उसमें उन्होंने ये डेमोक्रेटिक व्यू रखा, जिसके लिए काफी इनकी बुराई की जाती है कि ये एक इलिटिस्ट व्यू ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। सही आंसर है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद प्लूरलिस्ट थ्योरी? मैंने आपको कई बार बता दिया है, एक रिपीटेड क्वेश्चन है। रॉबर्ट डल, क्योंकि ये कहीं और पूछा था इसलिए मैंने ये यहाँ पे दिया है, ये यूजीसी नेट वेट में कहीं पूछा गया था। विच with which ideology would you associate the idea of state as unnecessary evil? अभी मैंने आपको बताया कि जो क्लासिकल लिबरलिज्म है वो स्टेट को नेसेसरी इविल मानता है, अननेसेसरी इविल नहीं मानता। अननेसेसरी इविल मतलब क्या है कि इसका होने का कोई औचित्य ही नहीं है। तो ये लिबर्टेरियनिज्म भी नहीं मानता है। ऑफ कोर्स वो मिनिमल स्टेट की बात करते हैं, लेकिन स्टेट होना चाहिए। न्यू राइट मूवमेंट तो लिबर्टेरियनिज्म का ही एक एक्सट्रीम फॉर्म है, तो ये भी स्टेट को तो मानेंगे। मार्क्सिज्म भी स्टेट को नकारता नहीं है, स्टेटलेस बोलता है, लेकिन जहां जहां डिक्टेटरशिप और प्रोलेटेरिएट है वहां तक तो स्टेट रहता ही है। तो अनार्किज्म जो है वो बेसिकली इसको एक अननेसेसरली इविल मानता है, उसके लिए स्टेट का कोई मायने ही नहीं है। तो सही आंसर है डी, इसमें सही आंसर है डी। ये लास्ट स्लाइड है, मैच द फॉलोइंग। ये भी मैंने यूजीसी नेटवर्क कहीं से लिया है, इसलिए ये सीधा कॉपी पेस्ट है। जेएस मिल, यदि आप देखें तो इन्होंने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के लिए जो है एक तरह का वकालत की थी। इसकी हेयर प्रिंसिपल बोलते हैं कि वोटिंग जो होना चाहिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होना चाहिए, जहां पे कि ज्यादा वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए पढ़े लिखे इलीट क्लास को, या कह लीजिए आप जो वाइज पीपल है उनको मिलना चाहिए। सुम पीटर तो मैंने अभी आपको बताया कि उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी एज ए पॉलिटिकल मेथड है, वो मतलब कि जस्ट एक एलिटिस्ट व्यू की डेमोक्रेसी एक क्या है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत लोगों का पार्टिसिपेशन है, एक पॉलिटिकल मेथड है, एक बार आप रिप्रेजेंटेशन चुन लीजिए फिर बैठ जाइए। रॉबर्ट डहल ने जो है वो काफी काम किया है इस पे, जो इनलाइटेंड जो अंडरस्टैंडिंग है, मतलब उन्होंने, रॉबर्ट डहल ने 4-5 दिए हैं कि डेमोक्रेसी में क्या क्या होना चाहिए। उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए और वोटिंग राइट जो है इक्वल होनी चाहिए। उसमें से उन्होंने इनलाइटेंड अंडरस्टैंडिंग भी कहा कि जो वोटर्स हैं या जो सिटीजन है उनको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि समाज में क्या हो रहा है, पॉलिसी कैसे बनती है, जिससे कि वो सही चूज कर सकें। तो इट इज अ पार्ट ऑफ हिज डेमोक्रेटिक थ्योरी। और कोहेन जो है वो डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी के समर्थक रहे हैं। सो ये मैच है। ये मैं इसलिए खत्म कर रहा हूं इसके साथ कि मैंने शुरुआत की थी कि पॉलिटिक्स कितना कॉन्टेस्टेड कॉन्सेप्ट इटसेल्फ है और उसके कितने सारे डेफिनेशन हैं, और यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूं कि उसके और कितने सारे जो डेफिनेशन है एरिस्टोटल ने दिया, बर्नार्ड क्रिक ने दिया, कैट मिलेट ने दिया जो एक फेमिनिस्ट हैं, और ओके सॉर्ट जो एक ही मैंने अभी आपको पढ़ाया कि वो हिस्टोरिकल अप्रोच को अपनाते हैं, तो उन्होंने भी जो दिया। अब यहाँ पे मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, इतना सारा है, आप इसको खुद पढ़ लीजिएगा। और इससे आप, ये आपको मैं हिंट दे रहा हूँ कि पॉलिटिक्स के मल्टीपल डेफिनेशन, पावर के मल्टीपल डेफिनेशन, इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट है जिसके कि राइट्स के मल्टीपल डेफिनेशन, जस्टिस के मल्टीपल डेफिनेशन, इन सबको आपको जरूर जो है वो एक जहन में लाना चाहिए यदि आप कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं। और एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट ये पूरे रेंज आपके जहन में होना चाहिए, ब्रेन में होना चाहिए। और आप कहीं डिबेट करें, कहीं पे आप बोलें, तो आप कह सकते हैं, जैसे कोई बोले कि भाई तुम पॉलिटिक्स मत करो, तो एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट यू शुड से टू दैट पर्सन कि आपको पता है पॉलिटिक्स कहते किसको है। जब मिल बैठ करके हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसको पॉलिटिक्स कहते हैं। तो पॉलिटिक्स ना करो ऐसा क्यों बोलते हैं? व्हाई यू से कि पॉलिटिक्स एक गंदा वर्ड ही केवल है। तो इस तरह से आप आर्गू कर सकते हैं यदि आपको रेंज ऑफ आइडियाज पता हो कि पॉलिटिक्स क्या है। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और ये सब कांटेक्ट है, आप मुझे लिख सकते हैं, और फिर हम लोग जल्दी ही मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ में। मैं डेफिनेटली कवर करूंगा सारे जो थीम है उसको एक एक करके, हर 2-3 दिन पे कवर करके, जिससे कि आप एक कॉन्फिडेंस के साथ जो है कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे, ना कि केवल एमए बट यूजीसी नेट भी आगे, और अभी भी जो लोग हैं या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में। और डेफिनेटली मैं एग्जाम गाइड भी लाने की कोशिश करूंगा जिसमें कि इन सब चीजों का एक समावेश होगा और काफी और कुछ चीजें होंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड बी सेफ, कीप योर फैमिली सेफ एंड बी हैप्पी। बाय।